Yes students, let's take corrosion. कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन क्या होता है? देखिए, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कई प्लेसेस पर जहां मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उनके ऊपर एक अनडिजायरेबल लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है? एक्चुअली कोरोजन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल, मेटल का ईटिंग अवे हो जाना। ईटिंग अवे मीन्स यहाँ डिटीरियोरेट हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है ना? तो आप देखिए, द ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। जो आपके पास एटमॉस्फेयर में वाटर है या मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे मेटल का खराब हो जाना एंड टू फॉर्म अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, और वो अपने सरफेस के ऊपर एक अनवांटेड अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल कार्बोनेट की लेयर की फॉर्मेशन कर देता है। यानी जो मेटल प्योर फॉर्म में था वो मेटल अब ऑक्साइड में, वो मेटल अब कार्बोनेट में या हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया है, जिससे उस मेटल की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, खराब हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। दिस इज कोरोजन। अब कोरोजन का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है, वी हैव रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। इसके अलावा भी कोरोजन होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा सिल्वर का ब्लैक हो जाना, कॉपर मेटल जो है उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर की फॉर्मेशन हो जाना। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोरोजन्स। बट यहाँ हम जो डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये। आपने देखा होगा कि आयरन जो होते हैं, जब लगातार उसे आप मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखें, एयर के कांटेक्ट में रखें, तो कुछ टाइम बाद उन आयरन मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। ये रस्टिंग किस तरह से होती है, इसे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इसलिए कहा है हमने क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है। जब इसमें रिएक्शन होती है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है, एक एनोड बनता है, कैथोड बनता है उस मेटल में ही, और फिर वो धीरे धीरे मेटल खराब हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम स्टडी करेंगे। देखिए, इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि वाटर ड्रॉप्स कंटेनिंग डिसॉल्व CO2। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑक्सीजन है उसके साथ में डिसॉल्व होकर के आयरन सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंड ड्यू टू डिसॉल्व CO2, और इस डिसॉल्व CO2 की वजह से वाटर लेयर एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग H+ एंड CO3 2-। एक्चुअली अगर ये CO2 वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी तो नेचुरल है कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी, और कार्बनिक इसको हम यूं लिख सकते हैं, जैसे इसको हम यूं लिखें कि कार्बनिक एसिड बनाया इसने, H2CO3 की फॉर्मेशन होगी। बट अगर ये एक्वस फॉर्म में है कार्बनिक एसिड, ठीक है ना, अगर ये एक्वस फॉर्म में है कार्बनिक एसिड, तो उस केस में क्या करेगा, इन एक्वस फॉर्म ये 2H+ आयन और CO3 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क कर रहा है। ठीक है, जो हमारे पास कार्बनिक एसिड है ये आयंस में डिसोसिएट हो गया है, दैट मींस इट इज एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है कोरोजन की। इसके बाद आयरन एक्ट एज एनोड। जो आयरन मेटल है वो एनोड का काम करेगा। जैसे हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमने एक आयरन का ऑब्जेक्ट लिया है, इसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट है, और हम ये मान रहे हैं कि आयरन यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, मतलब उसमें कहीं पर थोड़ी बहुत जैसे इम्परफेक्शन या कुछ डिफेक्ट्स है, तो आयरन में कोरोजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये एनोड का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम कह रहे हैं आयरन एक्ट एज एनोड व्हाइल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, और उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो कैथोड का काम करती है। ठीक है, अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे। Thus a small electrochemical cell is formed। एक छोटी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, और उसमें जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एनोड होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कैथोड होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन हो रही है आयरन मेटल के ऊपर,
तो वहां आयरन इटसेल्फ विल एक्ट एज एनोड, आयरन खुद एक एनोड का काम करेगा। तो यहाँ जब आयरन एनोड का काम कर रहा है तो आयरन पर कौन सी रिएक्शन होगी, देखो आप, Fe जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट होगा आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, ठीक है ना, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द कैथोड, अगर हम कैथोड की बात करें तो हमने कहा जो इंप्योरिटीज होती हैं वो कैथोड का काम करती हैं, ठीक है। तो इंप्योरिटीज क्या है यहाँ पर, तो आपके पास डिसॉल्व फॉर्म में H+ आयन प्रेजेंट है, ये इंप्योरिटी का वर्क कर रहा है। तो जो आप देखिए कि जो सिंस H+ आयन प्रेजेंट इन द वाटर लेयर, thus reduction of oxygen takes place by H+ and इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन जो वाटर में पहले से H+ आयन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, और इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसको गेन करके वापस वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीडेशन तभी होता है जब रिडक्शन होने के लिए तैयार हो, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कोई रिलीज कर रहा है तो ऐसा तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ Fe ने इलेक्ट्रॉन इसलिए रिलीज किए क्योंकि इसमें जो H+ आयन प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स में, वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए रेडी है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि H+ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसके साथ किसकी फॉर्मेशन करेगा, वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके बाद क्या होता है, अगर अपन इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें, इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके अगर मैं लिखता हूँ तो इस तरह से लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देता हूँ मैं, ठीक है, और फिर इस रिएक्शन को अपन लिखते हैं। तो Fe और H+ आयन, तो देखिए आपके पास Fe और H+ आयन और साथ में ऑक्सीजन, ये तो आपके पास रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट साइड में आपके पास 2Fe2+ आयन है और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में Fe ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, Fe2+ में कन्वर्ट हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर इसने H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और इसके साथ में ये वाटर की फॉर्मेशन कर दी है। अब जो हमारे पास Fe2+ आयन की फॉर्मेशन हुई है इसके अंदर, अगले प्रोसेस में Fe2+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ के अंदर, ठीक है, और साथ में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक है, ये Fe2O3 की फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे X नंबर ऑफ, और उसी को हम, वो एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बनेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। इसको हम यहाँ रिएक्शंस की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमने कहा Fe2+ जो यहाँ फॉर्मेशन हुई है इस रिएक्शन में दिख रहा है हमें, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 और 8H+ रिलीज कर रहा है। तो यहाँ देखो Fe2+ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe3+ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। और ये जो बना है हमारे पास Fe2O3, ये जब एटमॉस्फेरिक वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा। ये X जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की फॉर्म में है, और इसका कलर रेडिश ब्राउन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये रस्टिंग हो गई है हमारे पास में, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि आयरन जो है Fe एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो Fe में एनोड में ये रिएक्शन हो रही है जिससे Fe2+ की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ जैसे अपन ने कहा जो सॉल्यूशन है आपके पास, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन H+ और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर की फॉर्मेशन हुई थी, और जैसे ही वाटर की फॉर्मेशन होती है तो ये Fe2+ और इस रिएक्शन में बनने वाला वाटर, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, Fe2O3, और Fe2O3 यहाँ पर आकर के और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ जुड़ करके और क्या बना लेता है, रस्टिंग की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ रस्टिंग की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास में। तो जितना यहाँ रस्ट बनता जाएगा इतना आयरन यहाँ से हटता जाएगा, टूटता जाएगा, तो आयरन का ईटिंग अवे ऑफ आयरन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हो गई रस्टिंग की। अब इसके बाद में अगर हम इसको रफ कर दें, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, या हम कहें कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग किस तरह से किया जा सकता है। तो अब हम आगे बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो कुछ तो कॉमन एग्जांपल आपको पता ही होंगे कि रस्टिंग को रोकने के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक कॉमन चीज है जो हम लोग को ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को। चलिए तो हम बात कर रहे हैं
प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को का प्रिवेंशन करते हैं। तो पहला मेथड बताएं आप जो आपने ऑब्जर्व किया हो कि इस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो देखिए कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए एक मेथड होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। ठीक है, एक्चुअली ये बैरियर प्रोटेक्शन क्या है? बैरियर प्रोटेक्शन, देखिए बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, जो रोक दे चीज को। ठीक है, उसे हम बैरियर कहते हैं। अब हमें पता है कि रस्टिंग कब होती है? जब आयरन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। अगर हम बीच में कोई एक बैरियर लगा दें कि वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आया आयरन, तो उस समय उसकी रस्टिंग रुक जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बैरियर मेथड के लिए, बैरियर प्रोटेक्शन के लिए आप पेंटिंग काम में ले सकते हो। ठीक है, आप पेंटिंग करके लेयर बना सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर। या फिर आप क्या कर सकते हैं? ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीसिंग से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं। तो पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, इसके अलावा ऑयलिंग हो सकती है। ठीक है, ऑयलिंग भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी यहाँ पर रस्टिंग रुक जाती है, क्योंकि ऑयल की एक लेयर बन जाती है जो रस्टिंग को रोक देती है। इसके अलावा एक मेथड और आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप क्या करते हैं कि जो मेटल है उस मेटल के सरफेस पर किसी दूसरे मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, और जब तक वो लेयर प्रेजेंट होती है उस मेटल के सरफेस के ऊपर, डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में मॉइस्चर या ऑक्सीजन नहीं आता है और रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। इसके अलावा एक मेथड है जिसे हम कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है? किसी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसा मेटल लें जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है और उसकी लेयर अगर आप आयरन के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब तक वो लेयर रहेगी तब तक वो सेफ रहेगा। और लेकिन क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तो नेचुरल है कि धीरे धीरे उसका रस्टिंग तो होगा ही होगा, या कहीं उसका कोरोजन होगा। तो जब वो लेयर हट जाएगी तो वापस क्या होगा? आयरन का कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक सबसे बढ़िया मेथड है जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं आप? लेयरिंग, मतलब जिंक की लेयर को आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, मेटल के ऊपर। ध्यान रखें, मेटल के ऊपर जिंक की लेयर को अगर आप अप्लाई करेंगे तो जब तक वो जिंक की लेयर रहेगी उसके ऊपर तब तक उसकी प्रोटेक्शन होती रहेगी। तो ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन। ठीक है ना, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर की फॉर्मेशन करके आप सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और थर्ड जो आता है, थर्ड ये मेथड है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिकल सेल बनाना पड़ेगा और उस इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर आप आयरन को किसी ऐसे मेटल से कनेक्ट करेंगे कि जहां पर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, आयरन से पहले उस दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो आप देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझाने के लिए मैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पाइप्स लाइन होती हैं जो आयरन की बनी होती है, जिनको नीचे ग्राउंड के नीचे लगाया जाता है, तो इन आयरन से बने हुए पाइपलाइन के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है एक वायर को, और साथ में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है उसको भी अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, जैसे ये अंडर द ग्राउंड है। तो हमें पता है अगर आयरन की रस्टिंग होगी तो यहाँ पर जो होने वाली रिएक्शन है वो इस तरह से होगी, Fe2+ रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से रस्टिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम रोक सकें तो रस्टिंग नहीं होगी। अब हमें पता है कि आयरन के कंपैरिजन में, जैसे हमने आयरन की पाइपलाइन बनाई है, ये मैग्नीशियम का एक ब्लॉक लगा रखा है हमने और एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है। अब मैग्नीशियम जो है, ध्यान रखना, इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी आयरन से ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है वैसे ही मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Mg2+ में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस इसकी तरफ आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो Fe2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe में। तो एक्चुअली होता है क्या, वैसे तो ये रिएक्शन होती नहीं है, जब तक Mg है तो Mg पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लेकिन अगर रिएक्शन हो भी गई तो Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो जिसका ऑक्सीडेशन हो गया उसका वापस रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको क्या बना दिया, हमने जो आयरन है उसको क्या बना दिया, कैथोड बना दिया है, ठीक है, और जो दूसरा मेटल है उसको हमने एनोड बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से एक सेल की हमने वो बना दी है, फॉर्मेशन कर दी है इसके अंदर, तो एक तरह से इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक और मेथड है जिसमें एंटी रस्ट सॉल्यूशन हम यूज में लेते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में आप फॉस्फेट और क्रोमेट के सॉल्यूशन काम में लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ है आपके पास यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या यूज में लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट और क्रोमेट। एक्चुअली फॉस्फेट और क्रोमेट के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जब तक इनकी जो लेयर होती है वो एक्चुअली में दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, एक इनविजिबल एक लेयर बन जाती है, ट्रांसपेरेंट लेयर कह सकते हैं हम मेटल के ऊपर, और जब तक ये लेयर रहती है तब तक इसकी रस्टिंग नहीं होती है। तो ये लेयर जो है ये भी ध्यान रखना है, इसको रस्ट से बचाने का काम करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल को जो आपके पास क्रोमेट और फॉस्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मेटल के आर्टिकल को डिप कर देते हैं, ठीक है, उसके बॉइलिंग सॉल्यूशन में, और डिप करने के बाद में उसके ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब तक वो लेयर रहेगी तब तक वहां पर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है, और बाकी फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में नए वीडियो में, तब तक बाय।